नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर विशेष ध्यान दिया है। इसके साथ ही सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव और वक्फ संशोधन विधेयक की दिशा में भी कदम उठाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने अभिभाषण में सरकार की महिला सशक्तिकरण, डिजिटल क्रांति, रेलवे विकास और साइबर सुरक्षा, आयुष्मान भारत जैसी विकास और जन कल्याणकारी नीतियों एवं उपलब्धियों का उल्लेख किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने संबोधन में कुंभ हादसे पर दुख व्यक्त किया। राष्ट्रपति का अभिभाषण में सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और आने वाले वर्ष की योजनाओं का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का क्या संदेश है, क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे लोकसभा सांसद शंकर लालवानी जी से। शंकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत दिनेश शर्मा जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का है, संसद के बजट सत्र का है और राष्ट्रपति का अभिभाषण दरअसल माना जाता है सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं का एक तरह से वो आईना होता है, एक दस्तावेज होता है। आप कैसे देखते हैं संदेश को? देखिए, एक ऐतिहासिक क्षण था और जिस तरीके से देश के एक आदिवासी क्षेत्र से आने वाली, जिनको कहना चाहिए कि सबसे कमज़ोर क्षेत्र भी और वर्ग भी, भारत की प्रथम महिला के द्वारा जी ये प्रस्तुतिकरण अपने आप में एक इतिहास की संरचना के समान था। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मंतव्य है, उनका जो सपना है विकसित भारत का 2047 तक, उसमें उन्होंने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये जो तीन मजबूत स्तंभ जो बनाए गए हैं सरकार की प्राथमिकताओं के आधार पर उसके सर्वांगीण विकास के लिए, उसको न केवल प्रस्तुत किया बल्कि एक अधिकृत दस्तावेज के रूप में भारत की वर्तमान सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों का जहां विवरण था, वहां एक तीव्र गति से चलने वाली जो विकास यात्रा थी उसके प्रत्येक पथ को उन्होंने एक सरल शब्दों में परिभाषित किया। जी आज चहुमुखी विकास की तरफ भारत बढ़ रहा है। 5वें से तीसरी स्थान पर अर्थव्यवस्था पहुंचेगी, ये उन्होंने संभावना न केवल व्यक्त करी बल्कि इसके प्रति उन्होंने तमाम तथ्यों का बिल्कुल दिनेश जी, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रपति जी ने अपने विचार रखे हैं। जाहिर तौर पर उनका व्यापक संदेश है, व्यापक मायने हैं। शंकर लालवानी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि हमारी सरकार मानती है कि देशवासियों की सेवा ही प्रमुख कर्तव्य है। इससे क्या मायने हैं, क्या संदेश है इसका? देखिए, राष्ट्रपति जी ने अपनी अभिभाषण के शुरुआत में अम्बेडकर जी द्वारा जो संविधान बनाया गया था उसके 75वीं वर्षगांठ के ऊपर अपनी शुरुआत की। मुझे इस बात की खुशी है कि उस संविधान को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और संविधान की जो मूल भावना है उस भावनाओं के अनुरूप ये सरकार काम कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ था तब उन्होंने कहा था हम तीसरी बार आए तो 3 गुना ज़्यादा हम काम करेंगे जी। तो ये इस सरकार की जो योजना है, जो माननीय राष्ट्रपति जी ने आज भाषण दिया उसमें झलकती भी है। चाहे वो महिलाओं की योजना हो, चाहे वो किसानों की योजना हो, चाहे वो युवाओं की योजना हो, चाहे वो गरीब कल्याण की योजना हो, सब योजनाएं इस दस्तावेज में मुझे लगता है परिलक्षित होती है। तो माननीय राष्ट्रपति जी ने इन पिछले 10 सालों में जो मोदी सरकार ने जो काम किए उनके उल्लेख किया और वास्तव में यही हमारी मूल भाव है कि जो पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ से भी ज़्यादा जो अति गरीब थे जी, उनका स्तर सुधरा है, बेहतर हुआ है। तो ये दर्शाता है कि ये योजनाएं जो हैं ये जो गरीबों के उत्थान के लिए, और इसी को प्रतिबिंब करते हुए पूरे अभिभाषण में उन्होंने योजनाओं के बारे में जिक्र किया। जी, आप कैसे देखते हैं जब राष्ट्र के प्रति सेवा का भाव, देशवासियों के प्रति सेवा का कर्तव्य हमारी सरकार का उद्देश्य है, राष्ट्रपति जी ने कहा, आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, देखिए, जो सरकार की कार्यप्रणाली रही है, छोटी छोटी चीज़ों को भी सरकार ने टच किया है। अभी तक जैसे एक मामूली तौर पे था कि हमारा नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तार हुआ, नीट परीक्षा में पारदर्शिता आए, रोजगार इंटर्नशिप के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ जाएं युवाओं के लिए,
निजी क्षेत्रों में नौकरी के अवसर बढ़ें, तमाम डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम जो अपनी उत्पादन की प्रविधि है उसका सरलीकरण करें। जी। नमो ड्रोन दीदी के माध्यम से हम महिला का सशक्तिकरण करें और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से हम उनको अधिकार दें और जो 50% का जो हमारी आबादी थी जो अभी अधिकारों से वंचित थी उसको हम अधिकार दे सकें। एक कहना चाहिए कि हर मोड़ पर एक नया संदर्भ केवल देश को सशक्तिकरण बनाने की तरफ जो चलने की भावना है वो पुराने अपने जो गौरवशाली इतिहास था उसके संरक्षण के प्रति भी जागरूक सरकार दिखाई पड़ती है। आज उद्बोधन में महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने जो व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि अब भारत मेक इन इंडिया से आगे बढ़ चुका है और मेक फॉर द वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है कि अब हम निर्यात संवर्धन नीति की तरफ बढ़ रहे हैं और हम अब आयात का जो हमारे समय जो था वो कम और निर्यात ज़्यादा बढ़ के यानी हमारा ट्रेड बैलेंस फेवर में है उसकी तरफ हम काफ़ी तेज़ से बढ़े हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि आज भारत युद्धपोत भी बना रहा है, पनडुब्बी भी बना रहा है, आज अंतरिक्ष में भी हम विजय को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सारा जो वर्णन है एक अधिकृत दस्तावेज के रूप में जो राष्ट्रपति महोदया का जो उद्बोधन था उन्होंने पांडुलिपियों के संरक्षण से लेकर उनके डिजिटलाइजेशन से लेकर और नई शिक्षा नीति तक महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर किसानों की आमदनी को दुगना करने की प्रवृत्ति की तरफ और जो हमारी इकोनॉमी है उसको बढ़ाने से लेकर और जो हमारी जो घाटी की वित्तीय योजना है उसको नियंत्रित करने तक इसीलिए उन्होंने कहा कि देशवासियों के प्रति सेवा ही कर्तव्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए सरकार अपने 3 जो आधार स्तंभ हैं उसके रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इसके आधार पर राष्ट्र का निर्माण कर रही है। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में क्या कुछ कहा मध्यम वर्ग को लेकर। भारत जैसे देश की आर्थिक उन्नति मध्यम वर्ग मिडिल क्लास की आकांक्षाओं और उनकी पूर्ति से परिभाषित होती है। मध्यम वर्ग जितने बड़े सपने देखेगा देश उतने ही ऊंचा उड़ान भरेगा। मेरे सरकार ने मुक्त स्वर से मध्यम वर्ग के योगदान को न केवल स्वीकारा है बल्कि हर मौके पर उसे सराहा भी है। सरकारी कर्मचारी भी मिडिल क्लास के अहम प्रतिनिधि है। हाल ही में मेरी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। ये निर्णय आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि का आधार बनेगा। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों का यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 50% सुनिश्चित पेंशन देने का निर्णय भी लिया गया है जिसका व्यापक स्वागत हुआ है। मध्यम वर्ग का अपने घर का सपना पूरा करने के लिए भी मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। रेरा जैसे कानून बनाकर मध्यम वर्ग के सपने को सुरक्षा दी गई है। घर के लिए लोन पर सब्सिडी दी जा रही है। उड़ान योजना ने लगभग 1.5 करोड़ लोगों का हवाई जहाज में उड़ने का सपना पूरा किया गया है। जन औषधि केंद्रों में 80% रियायती दरों पर मिल रही दवाओं से देशवासियों की 30,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा बचे हैं। जी बिल्कुल शंकर लालवानी जी, इस मुद्दे को मैं आपसे समझना चाहूँगा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब बात हम देश की अर्थव्यवस्था की करते हैं उसमें मध्यम वर्ग की जो भूमिका होती है वो भी खासी महत्वपूर्ण होती है। सरकार ने जो 8वां वेतन आयोग है उसका भी घोषणा की और राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में उसका उल्लेख किया। तमाम ऐसे पहलू कि सरकार गाँव गरीब किसान के लिए काम कर रही है लेकिन सरकार समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रही है। मध्यम वर्ग को खास तौर से विकास की मुख्य धारा में उसको और गति देना, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई, पिछली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया। उसके साथ साथ पेंशन योजना की भी स्वीकृति। ये मध्यम वर्गीय जो शासकीय सर्विस में रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी है। आने वाले समय में उनका वेतन जो बढ़ने वाला है और अगले साल से लगभग ये तय हो जाएगा। तो ये जो मध्यम वर्गीय हमारा सर्विस क्लास के जो एक
क्लास का जो वर्ग है उसके लिए एक बहुत बड़ी योजना है। अगर आम मध्यम वर्गीयों की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सबके लिए आवास, कोई भी बेघर नहीं रहेगा, सबके लिए आवास रहेगा। तो ये वर्ष ऐसा है कि मुझे लगता है आम व्यक्तियों के लिए आवास, चाहे वो ग्रामीण में रहता हो तो उसके लिए, शहरी क्षेत्र में रहता हो तो उसके लिए, और यही नहीं, हम जहाँ से मैं आता हूँ ग्रामीण क्षेत्र बहुत लगता है, और देश में लगभग हम देखते हैं कि 70% लगभग ग्रामीण क्षेत्र में आता है। जो स्वामित्व योजना दी गई है उसका इतना बड़ा इम्पेक्ट रहा है कि जो वर्षों से वहाँ रह रहे थे गांव में, अपने उनको उनका स्वामित्व नहीं था, न कभी बैंक से लोन ले सकते हैं, न कभी दूसरी सुविधा मिल सकती है, लेकिन स्वामित्व योजना का जो लाभ मिला है उनको, ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है आज के समय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। और खास करके अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि अटल जी का हमारा 100वां वर्ष जन्म शताब्दी चल रहा है, उसमें जो उन्होंने योजना शुरू करी थी कि गाँव को सड़क से जोड़ना, और मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में अटल जी की योजना को लेकर कहा कि हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क से जोड़ेंगे। ये एक रिवोल्यूशन है, गांव में रहने वाले व्यक्ति को सड़क से जोड़ो, बिजली उपलब्ध है, सड़क है, जल जीवन मिशन है, और किसान सम्मान निधि है, ड्रोन दीदी है, लखपति दीदी है, युवाओं के लिए, उद्यमों के लिए जो उन्होंने लोन की फैसिलिटी की। तो एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है देश आगे ले जाने का, और देश अब अमृतकाल में चल रहा है। जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ डॉक्टर दिनेश जी, क्योंकि अगर बात मध्यम वर्ग की करूँ तो एक अपने घर का सपना, हर सिर पे छत हो, एक भाव रहता है, एक सपना रहता है हर मध्यम वर्ग के, हर व्यक्ति का वैसे रहता है, वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपकी सरकार कहती भी है कि हमने हर व्यक्ति का अपना घर हो, इसके लिए कदम उठाएं। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, उनका जो मर्म था, जी कहते थे भूल गए रास रंग भूल गए चकड़ी, 3 चीज याद रही नून तेल लकड़ी। तो नून तेल लकड़ी तक सीमित न रहे, व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या है, बेटी की शादी नहीं हुई, सरकार खर्चा उठा रही है, पता चला रहने के लिए मकान नहीं है, सरकार मकान दे रही है, पता चला बीमार पड़े तो इलाज कहाँ से कराएंगे, आयुष्मान मंदिर की स्थापना हुई है पूरे देश में, और आयुष्मान भारत से 5 लाख से ऊपर की सहायता दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। पता चला कि टीबी की मर्ज हो गया, अस्थमा हो गया, लकड़ी जला के हम चूल्हा कर रहे हैं, गैस का चूल्हा दे दिया। पहले बिजली आती थी तो समाचार बनता था, आज बिजली जाती है तो समाचार होता है। यानी गांव-गांव बिजली देने का, सड़क को, गांव की सड़क को शहर की मुख्य सड़क से जोड़ने का, नदियों को आपस में मिलाकर जोड़ने के का जो उपक्रम है, यानी हम पानी की व्यवस्था को भी दुरुस्त करें, और हर घर नल योजना एक वरदान बन के रही। कम से कम मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, उत्तर प्रदेश में तो जो बुंदेलखंड में गाने होते थे, कई कोस तक लोग सर पे मटका रख के जाते थे, और कब सुबह निकलते थे शाम को मटका भर के पानी आता था। आज हर घर में जब वो टोटी खोलकर पानी लोग लेने लगे हैं, तो लगता है कि सरकार जनता के दरवाजे पहुंची है। इसने रिफॉर्म भी किया और परफॉर्म भी किया है, सुधार भी किया है, और सुधार के साथ साथ प्रस्तुतिकरण भी उसने आम जनता के उसमें किया है, क्योंकि ये परिलक्षित होता है प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। और अगर आप देखो तो गरीबी की रेखा से 25 करोड़ से ऊपर लोग ऊपर उठे हैं। यानी भारत बदल रहा है तेजी के साथ में, हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े हैं। बहुत सी चीज़ों पर हम विदेशों के ऊपर, एक समय वो भी था जब हम लोग लाल रंग का सड़ा गेहूं आता था अमेरिका से, जो जानवर नहीं खाते थे, आज हम 10 किलो का राशन, मतलब अगर कुछ प्रदेश सरकार दे रही है तो केंद्र सरकार का बड़ा हिस्सा उसमें है। हम लोग मुफ्त लोगों की जो आवश्यकता है उनकी संपूर्ति कर रहे हैं। यानी व्यक्ति अपनी जरूरतमंद चीज़ों से मुक्त होकर वो देश की प्रगति में अपना सर्वांगीण जो योगदान है दे सके, ये मोदी कल्पना है। और इस कल्पना को साकार होते हुए हम लोगों ने 10 सालों में देखा है। और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने कहा है कि 30 वर्ष में 3 गुना काम करेंगे प्रधानमंत्री जी ने, तो 3 गुना काम परिलक्षित होने लगा है जी। और आज जो उद्बोधन था उसमें इस प्रकार की बातों की झलक साफ दिखाई पड़ रही है जी। प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं आवास की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में खास तौर पर इस चीज का उल्लेख किया, जिक्र किया मध्यम वर्ग के लेकर कि सस्ते लोन मिले ताकि हर आदमी एक घर खरीद सके, गरीब को घर मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, इस बार जो उन्होंने
अपने अभिभाषण में बात कही माननीय राष्ट्रपति जी ने कि सभी के लिए आवास, वो 5,36,000 करोड़ रुपए का तो इसमें आवास में जो आज अभिभाषण में जिक्र किया आंकड़े का, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये एक सबको छत मिले, सबका सपना रहता है अपना घर हो, अपनी छत हो, और वो मोदी सरकार पूरा करने जा रही है। तो मुझे लगता है एक मध्यम वर्गीय का बहुत बड़ा सपना रहता है खुद का घर हो। और जिस प्रकार से योजना चल रही है, खास करके आज ये भी जिक्र हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन 10 सालों में जितना फंड दिया है उतना आज़ादी के बाद कभी इतना फंड नहीं मिला, और उसी का परिणाम है आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, रोड कनेक्टिविटी की बात करो, आज पूरे देश में नेटवर्क हो गया नेशनल हाईवे का और सड़कों का। विश्व की सबसे ऊंची सड़क हमारे यहाँ है। अगर रेल की कनेक्टिविटी की बात करो, जिन्होंने रेल की पटरियाँ नहीं देखी थी आज वहाँ रेलें चल रही है, मेट्रो चल रही है। आज एयरपोर्ट पे बात करूँ तो इन 10 सालों में एयरपोर्ट डबल हुए हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्चा होता, कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 रुपया खर्चा होता तो उसका मार्केट में 3 गुना असर रहता है। तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना फंड डाला है, उसका परिणाम हमें मार्केट में दिख रहा है। आज लिक्विडिटी है मार्केट में, और हम देख रहे हैं किस प्रकार देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसी का परिणाम है कि जो उनकी नीतियाँ हैं वो हमको देखने को मिल रही है। जी, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का अपना घर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये सपना है, ये लक्ष्य है, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों लोगों को घर मिले भी हैं। सब्सिडी भी मिल रही है लोन पर। ऐसी तमाम योजनाएं सरकार ने पहल की हैं कि हर व्यक्ति अपना एक घर बना सके। लेकिन मुद्दा अंत्योदय का है, क्योंकि गांव गरीब किसान की प्राथमिकता सरकार के एजेंडे में है। इसलिए अंत्योदय के मुद्दे पर राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में क्या कहा, आइए सुनते हैं। जब देश के विकास का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी मिलने लगता है तो भी विकास सार्थक होता है। मेरी अंत्योदय की वह भावना है जिसके प्रति मेरी सरकार संकल्पित रही है। गरीब को गरिमापूर्ण जीवन मिलने से उसमें जो सशक्तिकरण का भाव पैदा होता है और गरीबी से लड़ने में उसकी मदद करता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने 12 करोड़ शौचालय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क दिए गए 10 करोड़ गैस कनेक्शन, 80 करोड़ जरूरतमंदों का राशन, सौभाग्य योजना, जल जीवन मिशन जैसे अनेक योजनाओं में गरीब को ये भरोसा दिया गया है कि वे सम्मान के साथ जी सकते हैं। ऐसे ही प्रयासों की वजह से देश के 25 करोड़ लोग गरीबों को परास्त करके आज अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, गरीबी का मुद्दा और अंत्योदय का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस सरकार का रहा है, और राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में विस्तार से उसका उल्लेख भी किया कि सरकार किस तरह से गरीबी को मिटाने के लिए, समाप्त करने के लिए पहल कर रही है जन कल्याण योजनाओं के जरिए। डॉक्टर दिनेश जी, अगर मैं समझने की कोशिश करूं अंत्योदय को, अंत्योदय पार्टी का भी एक विचार रहा है और सरकार ने उस विचार को अपने एजेंडे में, अपनी योजनाओं में पहले दिन से प्राथमिकता में रखा है। क्या उद्देश्य है इसके पीछे और क्या परिवर्तन हुआ है? नहीं, निश्चित रूप में देखिए, महात्मा गांधी जी बोलते थे कि हमें बहुत बड़ा उत्पादन नहीं चाहिए, बहुत लोगों के द्वारा किया गया उत्पादन चाहिए। उनका सीधा सा तात्पर्य था कि हम आत्मनिर्भर बने और लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्राप्त करने में सफल हों। वर्तमान सरकार ने, आपने देखेंगे कि सरकार ने 5 लाख से मुद्रा लोन बढ़ा के 10 लाख कर दिया। तमाम प्रकार की योजना में आप देखो, किसान सम्मान निधि है तो दूसरी तरफ वृद्धावस्था पेंशन भी है, तमाम प्रकार के फसल बीमा हैं। तो एक निश्चिंतता का भाव पैदा करने की तरफ सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में, जिसमें व्यक्ति स्वस्थ मन से, स्वस्थ शरीर से काम कर सके, इसके लिए बहुत बड़े काम किए हैं। टीबी के उन्मूलन की तरफ हम लगभग बढ़ चुके हैं जी। और कैंसर की जो दवाइयां आती थी उस पर हमने हमारी सरकार ने जो है वो आयात शुल्क या जिस प्रकार की कस्टम ड्यूटी होती है तो उसका सरलीकरण किया है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो सस्ती जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाओं को देने का काम किया है। और अगर देखें तो स्वास्थ्य में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चिकित्सक हों। जैसे कोविड के समय आपने देखा होगा कि इतने बड़े देश में कौन टीका लगाएगा, कौन वैक्सीन लगाएगा, लेकिन सब मिलकर एक ऐसी व्यवस्था की संरचना की गई। 75,000 सीटें मेडिकल में बढ़ाई जा रही हैं जी। हर
जगह पर मेडिकल कॉलेज, कई 100 मेडिकल कॉलेज में, यूपी में तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के कॉन्सेप्ट पे हम लगभग अंतिम चरण पे आगे पहुंच चुके हैं। तो ये सरकार एक ऐसी सरकार है कि जो मध्यम वर्ग को चिंता मुक्त करने की उसकी प्राथमिकता है, गरीबी उन्मूलन उसका उद्देश्य है, और इस सब में वो सफल इसलिए हो रही है कि आप देखो शिशु मृत्यु दर थी वो कम हुई है, वृद्धावस्था की जो आप मातृ मृत्यु दर है वो देखिए आप कम हुई है। एक बहुत बड़ी जो था दिमागी बुखार का, उसके 6% उसमें कमी हुई है जी। तो अब ये कह सकते हैं कि हम स्वास्थ्य की तरफ, हम आवास की तरफ, हम आमदनी की तरफ, हम छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थे उनके डेवलपमेंट प्रोसेस की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। जी बिल्कुल दिनेश जी, आपने जो अंत्योदय के साथ स्वास्थ्य को जोड़ा है, विस्तार से आपने स्वास्थ्य सेवाओं की बात की, किस तरह से जो सरकार है उसने स्वास्थ्य को की दृष्टि से आम आदमी को राहत मिले, गरीब को राहत मिले, इसके लिए तमाम योजनाएं शुरू की हैं। राष्ट्रपति जी ने भी इसका उल्लेख किया कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किस प्रकार से क्रांतिकारी कदम सरकार ने उठाए हैं। आइए सुनते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में क्या कहा। देश में नागरिकों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं। देश में कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या और इलाज में होने वाले खर्च को देखते हुए अनेक कैंसर दवाओं को कस्टम ड्यूटी में से मुक्त कर दिया गया है। सर्वाइकल कैंसर के लिए अब तक लगभग 9 करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। मेरी सरकार के प्रयास से दिमागी बुखार से लड़ने में देश को काफी सफलता मिली है। इससे होने वाले मृत्यु दर अब घटकर 6% रह गए। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी के मरीजों की संख्या भी घटी है। मेरी सभी देशवासियों और माननीय सांसदों से आग्रह है कि हम सब मिलकर टीबी मुक्त भारत के अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें। भारत में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी व्यापक सुधार हुआ है। शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। जाहिर तौर पे स्वास्थ्य की दृष्टि से तमाम ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे गरीब को राहत मिले, सस्ती दवाएं मिले, अच्छा इलाज मिले। लेकिन अंत्योदय की जब हम बात करते हैं तो दरअसल इसके बहुत व्यापक पहलू हैं। लोगों को राशन मिले, लोगों को खाना मिले और उनकी जो बुनियादी समस्याएं हैं उसका निराकरण हो। कल्याणकारी योजनाओं का दावा मोदी सरकार करती है, लेकिन शंकर लालवानी जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि बात अंत्योदय की है, गरीब की है, उस व्यक्ति की है जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा है। आपकी सरकार ने उस व्यक्ति के लिए क्या किया? देखिए, हमारा लक्ष्य ये है कि समाज के अंतिम व्यक्ति पे व्यक्ति खड़ा है उसके उत्थान के लिए। और आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का जो मुख्य फोकस है या कहूँ मुख्य उद्देश्य है वो यही है, समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए काम करना। और उसके लिए उन्होंने जिस प्रकार से कदम उठाए हैं, जैसे अभी बताया आदरणीय शर्मा जी ने कि मूलभूत उनकी जो समस्या है, खास करके 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज बांटना और उनको रोजगार के लिए प्रेरित करना, उनको अपने पैरों पे खड़ा होना। और हमारी मूलभूत सुविधा के लिए क्या क्या आवास चाहिए, आवास की व्यवस्था हो रही है, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध पानी की व्यवस्था हो रही है, रोजगार के साधन बढ़ाना, रोजगार के साधन बढ़ रहे हैं, युवाओं को रोजगार देना, उसके लिए विभिन्न प्रकार की योजना आई है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उसके लिए योजना आई है। तो माननीय मोदी जी की सरकार में आत्मनिर्भर बनना और गरीबी से ऊपर उठना ये मुख्य उद्देश्य है। और तभी ये जो सर्वे का परिणाम आया कि 25 करोड़ लोग हम गरीबी रेखा से ऊपर उठे, ये उसकी परिणाम है। तो जो पूरी सरकार का जो फोकस है ये उसी पे फोकस है। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि टीबी मुक्त करना है, कैंसर की दवाइयों पे टैक्स कम करना, 1,75,000 आरोग्य मंदिर बनाए, 70 वर्ष की आयु के ऊपर पहले तो ये था कि 5 लाख का बीमा जो होता था गरीब वर्गों के लिए था आयुष्मान योजना, अब तो 70 वर्ष के
उनका तो इनकम ग्रुप ही नहीं है। सभी के लिए 70 वर्ष के ऊपर के आयुष्मान कार्ड बने, तो स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, उसमें जिस प्रकार का रिवोल्यूशन आया कि आदमी को अंततः स्वास्थ्य की चिंता लगती है, वो भी सरकार कर रही है, शिक्षा दे रही है, रोजगार दे रही है। तो कुल मिला के जो आपका अंत्योदय का हमारा जो मिशन है, उसमें हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जी, अगर लालवानी जी अंत्योदय की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसी के साथ दलित, वंचित और आदिवासी समाज जो है, मैं आप दोनों से इस पे भी समझना चाहूँगा, क्योंकि कई बार उल्लेख राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका किया है कि हमारी सरकार दलित, वंचितों और आदिवासी समाज के लिए, उनके लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है ताकि उनका सामाजिक आर्थिक जो मजबूतीकरण है, आर्थिक दृष्टि से वो मजबूत हों। कर आप इसको कैसे देखते हैं डॉक्टर दिनेश जी, इस पहलू को? नहीं, देखिए, शुरू से इस चीज़ को मजबूत करने का, जब मैं वाणिज्य का प्रोफेसर हूँ जी, और मुझे भी आश्चर्य हो रहा था कि प्रथम भाषण में जो 15 अगस्त का था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब जनधन योजना की कहा कि कोई बगैर पैसे के वो अकाउंट खोल सकता है, तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आया था कि इसके होगा क्या। लेकिन आज उनके माध्यम से कि कई करोड़ खाते खुले हैं और पारदर्शिता जिसको बोलते हैं कि उनके खातों में, अगर हमको किसान सम्मान निधि है, बस एक बटन दबता है, उनके खाते में पहुंच जाता है। बचत की आदत इतनी डाली है कि आज उनके प्रति अकाउंट में कई हजार जो औसत रुपए आया है, कई हजार रुपए उनकी बचत के रूप में उसमें दिखाई पड़ता है। यानी एक चीज़ को जोड़ते हैं, एक योजना उसको दूसरे से लिंक कर देते हैं। जनधन खाता खोला बचत के लिए भी बगैर पैसे के, और उसको जोड़ दिया कि जो सरकार की योजनाएं होंगी, तो पहले एक प्रधानमंत्री कहते थे कि 15 पैसे पहुंचता है, 100 रुपये देते हैं। अब नहीं, अब 100 रुपये देते तो 100 रुपये पहुंचता है। इसकी व्यवस्था को उससे लिंक कर दिया। अब व्यक्ति के पास सब कुछ हो गया, अब रोजगार कहाँ से करेगा? आवास दे दिया। अब रोजगार के लिए उसको तमाम प्रकार के मुद्रा लोन से लेकर और तमाम प्रकार के ऋणों की उसके सुविधा को उपलब्ध करा दिया। पैसे का है तो पढ़ाई के लिए तमाम छात्रवृत्तियों का आयोजन किया गया, और उसके डेवलपमेंट के लिए सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ नए नए जो व्यावसायिक कोर्सेज थे उनको साथ में शुरू किया गया। कौशल विकास के माध्यम से अब व्यक्ति को मछली खाने वाला नहीं, मछली पकड़कर बेचने वाला बनाने की तरफ हम आगे बढ़े हैं कि हम उसको करते करते सीख देंगे कि वो अपने आप आत्मनिर्भर कैसे हो जाए। मैकाले की जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें यही एक फाइंडिंग था कि जब तक स्वतः से काम करने वाले रहेंगे, मालिक रहेंगे, तब तक हम इन पे अधिकार नहीं कर सकते। जिस दिन ये पराधीन हो जाएंगे, यानी छोटे छोटे उद्योग की जगह पर उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी इसलिए बनाई कि लोग 6 महीने खेती करते तो 6 महीने अपने घरों पर रहते थे, तो वो बेरोजगार हो जाए। आज मोदी जी ने गांव में अवसर पैदा किए हैं। गांव में रहते रहते अब डिजिटलाइजेशन, अब मूंगफली बेचने वाला भी पैसे का लेन देन अपने मोबाइल से कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी के पहलू पर बात मैं आपसे करूंगा, लेकिन इस मुद्दे पर ज़्यादा मैं बात करना चाहता हूं क्योंकि इस मुद्दा दलितों, वंचितों, आदिवासियों का है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस भारत का सपना देखा था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई मंचों से इस बात को कहा है कि उनकी सरकार बाबा साहब के सपने को साकार कर रही है। राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का उल्लेख किया, उनकी नीतियों का उल्लेख किया, आपकी सरकार की नीतियों का उल्लेख किया। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की बात करूँ इस विषय पे, खास करके दलित और वंचित लोगों के लिए, आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा उन्होंने एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर दलित और जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए पूरे देश में एकलव्य विद्यालय खोले कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं समरसता का भाव होना चाहिए, वो पीछे नहीं रह जाए। और उसी को लेकर पूरे देश में एकलव्य विद्यालय, आज जहाँ जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ एकलव्य विद्यालय, वहाँ वो गरीब व्यक्ति जो कभी स्कूल में सोचा भी नहीं करता था मैं जाऊँ, आज अच्छी तरह हॉस्टल में रह रहा है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, हर प्रकार का उसको इकोसिस्टम डेवलप हुआ है कि आगे वो बढ़े। यही नहीं, अगर हम बात करें दलितों के लिए सॉफ्ट लोन है, जिस इंदौर नगर से मैं आता हूँ, देश का स्वच्छतम नगर है, वहाँ जो हमारे दलित भाई स्वच्छता में जो लगे हुए थे उनको सॉफ्ट लोन देकर मशीनें खरीदी कि आप सफाई अगर चैम्बर की करना है तो पहले दलित अंदर उतरता था चैम्बर साफ करने के लिए, आज वो मशीन चलाता है और उसको ये मशीन उपलब्ध कराई मोदी सरकार ने। तो आप कल्पना कीजिए, जो नरकी जीवन जी रहा था आज वो बड़े गर्व के साथ जीते हैं। और इसका जीता जाता उदाहरण हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी उस वर्ग से आती हैं जो देश के सर्वोच्च पद पे है। ये है मोदी सरकार का विजन। जी, कुछ कहना चाह रहा है इस मुद्दे पर? देखिए, जो आधुनिकीकरण से निचले इकाई को जोड़ा है, ये बात सही है।
लेकिन साथ साथ जो एक सबसे बड़ी बात थी कि लोग वोट लेते थे लेकिन इनकी उन्नति के लिए काम नहीं करते थे। आज उन्नति के लिए भी काम हुआ और इनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करी। आज आप अगर देखेंगे चाहे सरकार का चाहे निचले स्तर के गठन में पूरा जो सहभागिता है वो हमारे दलित वर्ग की, आदिवासी वर्ग की, इनकी सबकी है, उनको दिखता है। और मैं समझता हूँ कि जब से ये आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े हैं, अगर हैं तो कोई इनकी पोशाक है, कोई इनका नृत्य है, अब टूरिज्म के माध्यम से उसी को प्रोजेक्ट किया गया। यानी जो जिस कला में महारत है, कोई कुछ कहीं के कोई कालीन बनाता है, कहीं कोई चादर बनाता है, छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से उसको प्रमोट किया गया। तो हर चीज़ को कि यानी उनकी एक जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनकी एक आवश्यकताओं की संपूर्ति भी हो और वो आर्थिक रूप में भी सुदृढ़ हों, उनकी मान्यताओं का क्षरण न हो और साथ में वो देश की मुख्य धारा से जुड़ भी जाए। आप देखेंगे कि जो नक्सलवाद था जिसको कहते वामपंथी, उसका वो आज अपने अंतिम पड़ाव पर एक तरीके से दिखाई पड़ रहा है। सुरक्षा के क्षेत्र में भी वो काम किया गया, जिससे जो गरीब था, जो दबा कुचला व्यक्ति था, जो एक अत्याचार से ग्रसित था, वो भी अब मुक्त होकर अपने मुख्य धारा में काम करने के लिए स्वतंत्र हुआ है। जी। तो कानून व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था और रक्षा संबंधी व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर, जी बिल्कुल, चौमुखी विकास। जी बिल्कुल। लेकिन युवाओं का मुद्दा जो है वो सरकार की प्राथमिकता में रहा है, चाहे बात अच्छी शिक्षा की हो या रोजगार की हो। ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो सीधे सीधे देश के नौजवान से, समाज से, आम जनता से सरोकार रखते हैं। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस मुद्दे पर क्या कहा। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने रिकॉर्ड संख्या में 2 लाख स्थायी सरकारी नौकरियां प्रदान की गई। मेरी सरकार ने युवाओं के बेहतर कौशल और नए अवसरों के सृजन के लिए 2 लाख करोड़ रुपया का पैकेज स्वीकृत किया है। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था से युवाओं को ग्राउंड पर काम करने का अनुभव प्राप्त होगा। आज देश में 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप है जो इनोवेशन के स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं। 1000 करोड़ रुपया की लागत से स्पेस सेक्टर में वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की गई है। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। जाहिर सी बात है, युवाओं का मुद्दा खासा महत्वपूर्ण है, रोजगार की दृष्टि से भी, आत्मनिर्भरता की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, उच्च शिक्षा की दृष्टि से। शंकर लालवानी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि बात नौजवानों की है, देश के युवा वर्ग की है, और जब युवा वर्ग की बात करते हैं तो बात मैं उच्च शिक्षा की करूँगा, रोजगार की करूँगा, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका भी उल्लेख किया है। इस मुद्दे पर आप कैसे देखते हैं, जो आपकी सरकार का कार्यकाल रहा है उसमें युवाओं की जो प्राथमिकता रही है वो किस स्तर पे रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बताना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे और उसी क्रम में उन्होंने नौकरी देने का, हर माह नौकरी देने का कार्यक्रम, और मैं स्वयं उस कार्यक्रम में उपस्थित रहता हूँ। तो जो रोज नवयुवक है उनको सरकारी नौकरी मिल रही, लेकिन नवयुवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सॉफ्ट लोन, मुद्रा लोन है, अन्य प्रकार के लोन है, उनको सॉफ्ट लोन भी दिए जा रहे हैं, और ताकि वो आत्मनिर्भर बने, नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। और उससे सरकार बहुत सारे एमएसएमई को लेकर खास करके उन्होंने जो सीड फंड दिया है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्टार्टअप हमने कभी नाम ना सुना था, माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद स्टार्टअप में जो इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, आज हम दुनिया के 3रे नंबर पे स्टार्टअप पे आ गए हैं, और ग्रोथ रेट की बात करूँ तो हम टॉप 2 पे आ गए हैं। तो इस प्रकार से जो स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम देश में डेवलप हुआ है, हमारे पास आइडिया बहुत है, हमारे पास युवाओं पर शक्ति बहुत है, लेकिन उनको एक वातावरण देना था जो मोदी सरकार ने दिया है, और उसके कारण युवा इसमें लगे हैं और इंक्यूबेशन सेंटर बने देश भर में। युवा अब इसमें रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च के लिए अलग फंड दिया है जी। आज राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में कहा कि रिसर्च, पहले हमारा युवा विदेश जाता था रिसर्च के लिए, आज विदेश का लोग यहाँ आ रहे हैं रिसर्च के लिए, क्योंकि ऐसा इकोसिस्टम डेवलप है। तो मुझे लगता है कि जो इंटर्नशिप वाला जो मामला है, जिस प्रकार से पहले जब मैं भी इंजीनियर बन के बाहर निकला था तो एक ब्लाइंडनेस थी कि कहाँ इंटर्नशिप करेंगे, लेकिन मोदी सरकार ने तो आज ऐसी योजना लागू की कि हर युवा को इंटर्नशिप योजना लागू करके उनको अनुभव दिया। और कौशल के मामले में तो सरकार ने कौशल संस्थाएं हर जिले में किए, ताकि हमारा युवा कौशल बने, उसको व्यवहारिक ज्ञान हो, और जब व्यवहारिक ज्ञान और कौशल बनेगा तो वो अपने आप रोजगार के साधन दूसरों को दे पाएगा। ये जो रिवॉल्यूशन आया ये तभी संभव हुआ है कि हमारे मोदी जी ने जिस प्रकार के युवाओं के लिए रोजगार दिए। यही नहीं,
अगर मैं स्पोर्ट्स में बात करूँ, अभी स्पोर्ट का इतना अच्छा युवाओं के लिए एक अपॉर्चुनिटी हुई है कि गांव में पहले ऐसा था कि हमारा रिश्तेदार है, हमारे परिचित है, वो स्पोर्ट में आगे बढ़ते थे। आज तो समाज के अंतिम थे, अगर गांव में भी कोई अच्छा खेलने वाला है तो वो ओलंपिक खेलने जाएगा। और हमने देखे इस बार तो ओलंपिक में भी हमने पदक दिए। तो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए समग्र योजना बन रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय हमारे युवाओं का है। जी दिनेश जी, युवाओं का जब मुद्दा आता है तो मैं ये नहीं कहूँगा सवाल नहीं उठते हैं। युवाओं के भविष्य को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर, युवाओं की शिक्षा को लेकर, चाहे बात मैं उच्च शिक्षा की करूं या आपकी सरकार की नई शिक्षा नीति की मैं करूं, इसको लेकर भी तमाम मुद्दे उठते हैं। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए, सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है सरकार का कि शिक्षा को उन्होंने पढ़ते पढ़ते इसको रोजगार परक बनाया, व्यावसायिक दृष्टिकोण रखा है और पढ़ते पढ़ते जो कौशल विकास की योजना है उससे एक विज्ञ हो जाए विद्यार्थी, उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। आज अगर आप देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इंडिया AI मिशन प्रारंभ किया गया है। अगर आप दूसरी तरफ देखो तो 10,000 करोड़ रुपए की लागत से विज्ञान धारा योजना के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक तरीके से इनोवेशन को बढ़ावा दिया गया है। हर तरफ सरकार व्यक्ति को शिक्षा भी दे रही है, कौशल भी दे रहा है, कार्य करने की एक प्रवृत्ति का जागरण भी कर रहा है और साथ साथ वो दूसरे देशों की अच्छी टेक्निक को भी हिंदुस्तान में ला रहा है। और इन सब के पीछे जो सफलता है, आज हमारा निवेश बढ़ा है और निवेश बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है। चारों तरफ आज आपको एक्सप्रेसवे बनते दिखेंगे, 4th लेन सड़कें बनते दिखेंगे, आधुनिक रेलें दिखे, वंदे भारत एक्सप्रेस दिखाई पड़ेंगे, तो कहीं तेजस विमान दिखाई पड़ेगा, कहीं यानी हम अब स्वयं से उत्पादन कर रहे हैं, रक्षा के क्षेत्र में भी उत्पादन कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हम नई तकनीकों का समावेश जो कर रहे हैं, उससे हमारी प्रतिभा का जो पलायन था, दूसरे देशों में हम शिक्षा पढ़ने जाते थे, अब दूसरे देश के लोग हमारे वहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। खासतौर से जो कंप्यूटर के क्षेत्र में है, डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में है। आज भारत ने एशिया में पहला डाटा सेंटर हमने लगाया। आज जितनी मोबाइल कंपनी है, हम उत्पादन जो है अपना 70% से ऊपर उत्पादन मोबाइल का भारत स्वयं कर रहा है जी। आज दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भारत बन के सामने आ रहा है। यानी हम आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं, आधुनिक तकनीकों का समावेश भी कर रहे हैं, अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको भी अडॉप्ट कर रहे हैं। भारत अब दूसरों से अगर कुछ लेता भी है तो टेक्नोलॉजी भी साथ में लेता है। अगर बुलेट ट्रेन हम अपने वहाँ लगाएंगे तो उसकी टेक्नोलॉजी भी अपने साथ में ला रहे हैं। आज मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल इंडिया, ये सब ऐसे आयाम हैं जो एक कड़ी दूसरे कड़ी से मिलती हुई, उसका एक ही उद्देश्य है कि रोजगार परक जो हमारे नीतियां हैं वो आगे बढ़ें, युवा आगे बढ़ के नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आए और जो भारत है उसमें नारी शक्ति का समावेश बराबर से हो। महिला सशक्तिकरण पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करूंगा टेक्नोलॉजी की, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया और सरकार की जो प्राथमिकता है वो टेक्नोलॉजी के जरिए किस तरह से सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया है, उसका उल्लेख राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में किया। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस मुद्दे पर क्या कहा। विकसित भारत के निर्माण में किसान, जवान और विज्ञान के साथ ही अनुसंधान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा लक्ष्य भारत को ग्लोबल इनोवेशन पावर हाउस बनाना है। देश के शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपया की लागत से अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित किया गया है। 10,000 करोड़ रुपया के लागत से विज्ञान धारा योजना के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के योगदान को आगे बढ़ाते हुए इंडिया AI मिशन प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से भारत इस फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में स्थान बना सकेगा। जी शंकर लालवानी जी, अगर मैं बात टेक्नोलॉजी की करूं, खासतौर से डिजिटल इंडिया की जाए, तो आपकी सरकार का ये दावा रहा है कि हमारी सरकार ने, जिसका उल्लेख राष्ट्रपति जी ने अपने उसमें किया कि टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों के जीवन में किस प्रकार से सकारात्मक परिवर्तन आए, इस दिशा में सरकार ने भरपूर काम किया है। आप
मुझे बता सकते हैं ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसके चलते सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है? देखिए, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में अपने अभिभाषण में कहा था कि हम डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं जी। और उस समय विपक्ष के नेता उस बात को लेकर हंस रहे थे कि हमारा देश गरीब, हमारा देश किसानों का देश, ये देश डिजिटल कैसे बन सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का संकल्प था और हम देख रहे हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें कोविड को देखने को मिला। जब कोविड सा सब बंद था तब डिजिटल के माध्यम से जो पेमेंट हो रहा था, तब हमारा गांव का किसान, हमारा गरीब, हमारा सब्जी वाला जो क्यूआर कोड से पेड कर रहा था, ये वो बताता है कि माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प था डिजिटल इंडिया बनाने का, वो संकल्प पूरा हुआ। जब शर्मा जी ने भी बात करी कि पहले एक समय था जब यहाँ से 1 रुपया भेजते थे तो 15 पैसे 20 पैसे पहुँचते थे, यही उस समय के प्रधानमंत्री जी ने कहा था। लेकिन आज 1 रुपया यहाँ से भेजते हैं, सीधे डायरेक्ट पेमेंट उनके अकाउंट में जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि डिजिटल के माध्यम से। आज डिजिटल के माध्यम से हम दुनिया के सबसे बड़े पेमेंट करने वाले देश हो गए हैं। आज हमारी टेक्नोलॉजी दूसरे विदेश ले रहे हैं डिजिटल के माध्यम से किस प्रकार ट्रांजेक्शन होता है। तो एक उदाहरण डिजिटल इंडिया का, और यही डिजिटल इंडिया के माध्यम से जैसे मुहिम राष्ट्रपति ने कहा, एआई को लेकर हमारा देश पूरे विश्व में 2nd नंबर पे आ गया है। और यही नहीं, इसके साथ साथ जो रिसर्च फाउंडेशन की बात करिए, 10,000 करोड़ रिसर्च के लिए रखा गया है। आप कल्पना कीजिए कि जब हमारा देश का युवा इसमें रिसर्च करेगा तो कहाँ देश जाएगा। ये बात सही है कि 2047 में जब देश 100 वर्ष होंगे आज़ादी के, तो हमारा देश टेक्नोलॉजी में भी लीड करेगा। ये उसका एक फाउंडेशन है जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है 10,000 करोड़ रखने की। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और एआई में भी हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। यही नहीं, एजुकेशन के मामले में भी बहुत सारे रिसर्च और कौशल दोनों को साथ में मिला के कहा, तो निश्चित तौर पर युवा आगे बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, डिजिटल इंडिया के जरिए कई क्रांतिकारी कदम, बदलाव अगर योजनाओं के स्तर पे कहा जाए तो बहुत व्यापक हैं। अगर डिजिटल पेमेंट की बात की जाए तो इसमें राष्ट्रीय स्तर पे ही नहीं, दुनिया में भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया है। दिनेश जी, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ महिला सशक्तिकरण का मुद्दा, क्योंकि इस मुद्दे पर भी खास बात राष्ट्रपति जी ने की है। आज महिलाएँ विमान उड़ा रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से आपकी सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, जो कदम बढ़ाए हैं, जो पहल की हैं, वो क्या रही? देखिए, इसका जो मैं तो योजना और पहल तो सब प्रचारित हुई हैं, इसका रिजल्ट अगर मैं बात करूं जी, तो हरियाणा का एक उदाहरण ले लीजिए आप। स्त्री पुरुष का जो अनुपात था जन्म का, वो बिल्कुल विपरीत था। महिलाओं के जन्म कम होता था, या यूँ कहें कि कुछ विभिन्न प्रकार की घटनाओं के कारण उनका जन्म होने नहीं पाता था, या होता था तो वो अस्तित्व में नहीं रहती, इस प्रकार की चर्चाएं होती थी। लेकिन आज आप देखिए तो जो लिंग अनुपात है लगभग बराबर का हुआ है। यानी इसके मतलब है कि लोगों को अब अपनी बच्चियों पर विश्वास बढ़ा है मोदी सरकार आने के बाद में, कि हमारी बच्चियों का होना अब ये बच्चों से, लड़कों से कोई कम नहीं है। ये जो भावना जागृत हुई है वो इसका कारण सबसे बड़ा रहा है कि जो महिला सशक्तिकरण की योजनाएं आई हैं जी। आज महिलाओं की पढ़ाई के क्षेत्र में हमने सुविधा दी है, आज उनको नौकरियों के संबंध में सुविधा मिली है। अगर आज राजनीतिक भागीदारी कहें तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने उनको एक वरदान के रूप में वो सामने आया है। ग्रामीण योजनाओं में भी उनको, गांव की महिला को भी जोड़ने का काम तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से किया, जो केवल नारी के माध्यम से होगा। आज मकान दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास, तो महिला के नाम पर दे रहे हैं, उसका पट्टा रहे, जिससे महिला घर की मुखिया बन के घर का नेतृत्व कर सके। आज गैस सिलेंडर आ रहा है तो उनके नाम पर आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ों को करके एक एक चीज़ को इतना माइनॉरिटली ऑब्जर्व किया है जो केंद्र की योजनाएं थीं, जिसमें हर सीमा पर महिलाओं का, खासतौर से बच्चियों के उन्नयन की भावना को जागृत करने का रहा है। मुझे वो समय भी याद आता है गांव में कि मैं पिक्चर बचपन में देखते थे कि राजेश खन्ना साइकिल लेकर जा रहे हैं, डाकिया हैं, और वहाँ पर होता था कि डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, गांव इकट्ठा हो जाता था। आज तो दादी माँ को लोरी सुनानी होती पोते को, शहर में बैठा हुआ पोते को, तो वीडियो कॉल करके वो सुना लेती है। जी, ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। टेक्नोलॉजी ने काफ़ी परिवर्तन किया है। लेकिन बात अगर विकसित भारत की है, विकसित भारत का लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो एक राष्ट्र एक चुनाव,
और वक्फ संशोधन जैसे विधेयक के जरिए कानून में व्यापक संशोधन या सुधार, इस तरह पर भी सरकार का खासा जोर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक राष्ट्र एक चुनाव और ऐसे तमाम मुद्दों के साथ विकसित भारत के मुद्दे पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिरता का स्तंभ बनकर विश्व के सामने आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। आने वाले वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी दृढ़ संकल्पित ले। इस संकल्प में देश के शहीदों की प्रेरणाएं हैं, पूज्य बापू के मानवीय आदर्श है और सरदार पटेल जी जैसे माँ भारती की संतानों द्वारा हमें दिलाई गई एकता की शपथ है। एकता के इस सामर्थ्य से विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करना है। आइए हम एक बार फिर एकता के संकल्प को दोहराएं और भारत के सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हो। जब हम साथ मिलकर बढ़ेंगे तो हमारी भावी पीढ़ियां 2047 में अवश्य विकसित, सशक्त, समर्थ और समृद्ध भारत देखेंगे। जी बिल्कुल, विकसित भारत का लक्ष्य। शंकर लालवानी जी, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इसके कई पहलू जुड़े हुए हैं। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में दो महापुरुषों का जिक्र किया इसमें। एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी 150वीं जयंती वर्ष है और उनका जो मुख्य ध्येय था कि राष्ट्र प्रथम। आप देख रहे होंगे हमारे पार्टी के जितने भी नेता हैं, माननीय प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक, वो एक ही बात कहते हैं, राष्ट्र प्रथम, पार्टी से दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर व्यक्ति। तो इस वाक्य को लेके हम चल रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और उसी वाक्य को महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी आज जिक्र किया। और दूसरा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वीं जयंती वर्ष चल रहा है और उन्होंने कहा था सिर्फ भौतिक भाग से हम आगे नहीं बढ़ सकते, सांस्कृतिक राष्ट्र को निर्माण हमें करना है। तो इन दो बातों का समावेश करके राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाना, और हम सब मिलकर, जो महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपनी अंतिम लाइन कही कि हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और भावी पीढ़ी को 2047 में विकसित राष्ट्र दिखाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, आने वाली पीढ़ी को विकसित राष्ट्र दिखाने की, और उसी लक्ष्य को लेकर मोदी सरकार चल रही है। जी बिल्कुल, एक छोटा सा कमेंट आपका विकसित भारत पर। निश्चित रूप में जो उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया है और विदेशों में जो अपनी पहचान बनाई है, आज वो वर्ल्ड लीडर के रूप में इस्टेब्लिश हुए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। और सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने देखा कोरोना के समय भी वैक्सीन न केवल बनाई, हम पहले याची हुआ करते थे, आज हम दाता की मुद्रा में हैं। तो ये एक विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ हमारा एक कदम है कि आज हम दुनिया के नेतृत्व करने की ओर अग्रसरित हो रहे हैं। यूक्रेन और रूस का युद्ध होता है तो दुनिया ये देखती है कि भारत हस्तक्षेप करेगा। आज इजराइल के युद्ध में लोग ये आशा करते हैं कि भारत हस्तक्षेप करेगा। जी बिल्कुल दिनेश जी, बात विकसित भारत की है, लक्ष्य 2047 है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने संबोधन में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की जो बात कही है, जो स्तंभ बताए हैं देश के निर्माण के लिए, साथ ही उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों को, सभी देशवासियों को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा। आप दोनों ने हमारे कार्यक्रम में भाग लिया, चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।